हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स, जिसका यह 7वां पार्ट होगा। यह जो हमने 7वां नहीं, सॉरी दोस्तों, 8वां पार्ट होगा, क्योंकि 7 पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिए हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित यह जो हमने सीरीज चला रखी है, उसका यह 8वां वीडियो होगा दोस्तों। और इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग जा कर के उन 7 वीडियोज़ को देख सकते हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है प्रत्येक नागरिक को। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो देखिए, संवैधानिक जब संशोधन होता है, संविधान में कोई ऐसी बात पड़ जाती है कि संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है संविधान में, तो संवैधानिक संशोधन के लिए जो बिल पेश किया जाता है, विधेयक पेश किया जाता है, वह राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सी सभा में पहले पेश किया जाए। तो संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक जो है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। राष्ट्रपति पद पर कार्यरत कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद पर जो है सबसे कम अवधि के लिए जो है आरूढ़ होने वाले जो राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है परमानेंट राष्ट्रपति थे, ना कि कार्यकारी राष्ट्रपति थे। तो कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए हैं जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर आरूढ़ हुए हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 ईस्वी में किया गया। फजल अली कमेटी बनाई गई थी राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। तो राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन वर्ष 1956 ईस्वी में किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में अनुच्छेद 32 को जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा यही अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 32 में ऐसा क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 32 जो भारतीय संविधान में है, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है संविधान के अनुच्छेद 32 को माना जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, बिहार भारतीय राज्य है और वहाँ की जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की कुल 243 संख्या है। 243 लोग ही विधानसभा के सदस्य होते हैं बिहार में। तो बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 243 है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुल मिलाकर 404 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 एंग्लो इंडियन और 403 जो है निर्वाचित होकर आते हैं। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो देखिए, लोकसभा के चुनाव क्षेत्र जो है उनके परिसीमन जो है वर्ष 1926 की जनगणना के बाद जो है किया जाएगा। तो अभी लोकसभा में जितनी ही सीटें हैं और जितनी ही परिसीमा निर्धारित की गई है लोकसभा क्षेत्रों की, वह 2026 तक की जनगणना के लिए रुकी रहेगी। और वर्ष 2026 में जो है लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन पुनः किया जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वर्तमान समय में वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है। यह फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो देखिए, गोवा भारतीय क्षेत्र में पहुंचने से पहले यह पुर्तगालियों के कब्जे में हुआ करता था गोवा।
और गोवा को जो है पुर्तगालियों से वर्ष 1961 में छुड़ाया गया, और 1961 में छुड़ाया गया तब यह पूर्ण राज्य का दर्जा इसे नहीं प्राप्त था, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही भारत में सम्मिलित हुआ करता था। तो गोवा को जो है पूर्ण राज्य के रूप में वर्ष 1987 ईस्वी में शामिल किया गया। तो गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगले सवाल की ओर जाते हैं। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे महापौर कहा जाता है, महापौर। तो नगर निगम जहाँ जहाँ है वहाँ के जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको महापौर कहा जाता है, और महापौर का चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो देखिए, प्रथम लोकसभा चुनाव में जो है कुल मिलाकर 14 राजनीतिक दलों को जो है राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई। वर्तमान समय की बात की जाए तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने वाले मात्र 8 ही राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक दल की जो है मान्यता प्राप्त की है। लेकिन प्रथम लोकसभा चुनाव के समय कुल मिलाकर 14 जो है राजकीय दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त थी। अगले सवाल की ओर जाते हैं। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री का जो सचिवालय होता है वह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो देखिए, मूल संविधान जो बना था 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया, बनकर तैयार हो गया, और संविधान सभा द्वारा जो है इसे अंगीकृत किया गया। तो मूल संविधान जो बना था उसमें 395 अनुच्छेद हुआ करते थे और 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। वर्तमान समय में बात की जाए तो अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, भाग 22 हैं, कभी कभी 25 भाग भी दिखते हैं। वो जो है भागों के भी उपभाग हैं, तो 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, तथा अनुच्छेद भी 395 ही हैं। लेकिन कभी कभी 425, 435 अनुच्छेद भी माने जाते हैं, लेकिन वे अनुच्छेद नहीं हैं, अनुच्छेदों के उप अनुच्छेद हैं। तो मूल अनुच्छेदों की बात की जाए तो अनुच्छेद 395 हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं और भाग 22 हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। लेकिन मूल संविधान की स्थिति की बात की गई है तो 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, 8 अनुसूचियाँ, और भागों की बात की जाए तो 22 हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो देखिए, अभी हमने यह बात की है कि भारतीय संविधान जो है कुल मिलाकर 22 भागों में विभाजित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है या संविधान संबंधी संशोधन की पहल जो है भारतीय संसद को है, और भारतीय संसद की किसी भी सदन द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, बिल पेश किया जा सकता है। तो भारतीय संसद द्वारा ही भारतीय संविधान संशोधन संबंधी पहल की जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो देखिए, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तथा जीवन सुरक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 20 व 21 जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यह 2 अनुच्छेद जो हैं आपातकाल में भी समाप्त नहीं किए जा सकते, सीमित नहीं किए जा सकते। तो यही 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें समाप्त भी नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान, ना ही सीमित किया जा सकता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में जो है नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो कानूनी अपराध होगा और इसके लिए सज़ा भी निर्धारित की गई है। तो आप लोग मेन सवाल यह बनता है कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में शामिल नहीं किया जाएगा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 368 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 368 में क्या वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत का स्वरूप है संघीय राज्य। भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित किया गया है और भारत को कहा गया है अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप संघीय राज्य है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, और यूँ कह ले कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए हमने थोड़ा सा ये स्किप कर दिया था। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। लेकिन अगर बात यहीं बन जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, वो कि अंग्रेज़ थे। और भारतीय की बात की जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में जो है यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित रूप से ही मतदाताओं के समक्ष जो है उत्तरदायी होना होगा। और यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो देखिए, मूलभूत संविधान में वर्णित था कि कोई भी मतदाता तभी बन सकता है जब वो 21 वर्ष की आयु पूरी कर ले। 21 वर्ष की आयु से कम आयु का जो है कोई भी व्यक्ति वोटिंग नहीं कर सकता था, मतदाता नहीं कहलाता था। लेकिन जो है 61वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके द्वारा जो है मताधिकार की जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और वर्तमान समय में भी देखा जाए तो मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु पूरा करना आवश्यक होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जब ऐसा कोई काम करता है कि उसमें महाभियोग लगाने की जो है नौबत आ जाए तो संसद के जो है किसी भी सदन द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो है आरोप लगाया जा सकता है। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाए। संसद का कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है लगा सकती है और किसी भी सदन में महाभियोग की कार्रवाई जो है प्रारंभ हो सकती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है उसी में वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। संसद का सत्र न चल रहा हो उस समय कोई मूल विधि या ऐसी विधि बनाने की ज़रूरत पड़ जाए जिसकी बहुत ही आवश्यकता है देश को, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों तो इस स्थिति में जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। लेकिन बाध्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा वह राष्ट्रपति मानेगा। परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन अपना जो है निर्णय थोप नहीं सकता है। तो भारतीय राष्ट्रपति जो है विधि अथवा तथ्य के प्रश्न के अंतर्ग्रस्त हो जाने की स्थिति में जो है परामर्श जो है सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही एक बेल आइकन होता है, घंटे का बटन होता है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।